इसके माने ये सरकार दो तलवारी खेल खेलती है। एक तरफ महिलाओं की रिजर्वेशन की बात करती है, दूसरी तरफ महिलाओं की हकमारी भी करती है, और तीसरी तरफ समाज के जो पिछड़े लोग हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं जिनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर बहुत ही दयनीय है, उनके लिए रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं करते हैं। विकास माइनॉरिटी और पिछड़ों का विनाश, वो विकास किया धीरूभाई अंबानी का और उस जैसे लोगों का। गरीबों का नोटबंदी और कोरोना बंदी के नाम पर देश को तो उसने रास्ता में पहुंचा दिया है। कि एमआईएम का क्या रोल है, एमआईएम की क्या हैसियत है सियासत में हिंदुस्तान में, और बताएं कि एमआईएम आखिर चाहती क्या है इस देश में। कि रस्मी तौर पर आपने ओबीसीज के रिजर्वेशन की बात तो कही, लेकिन माइनॉरिटी रिजर्वेशन की बात करने में आप क्यों शर्मा गए? मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट सब लोग चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी के मसाइल की वकालत, उनके मसले के हल के लिए कोई लब नहीं खोलना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और हमारे पार्टी के मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब ने इसके खिलाफ वोट डालकर इस बात का सबूत दिया कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो हकमारी होगी हमारी, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फुरकापोश बीजेपी का मामला है तो बीजेपी के खिलाफ तो हम लड़ते ही हैं। हमें यहाँ पर भी, आपके किशनगंज में भी हमने लड़ाई लड़ी है। हमने जो हमारे एमपी जब औरंगाबाद से जीत के आए महाराष्ट्र से, तो वहाँ भी बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, और जब हैदराबाद में हमारे एमपी जीतकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो वहाँ भी जो है हमारी लड़ाई वही जो है वो बीजेपी के साथ है। पार्टी के सीनियर लीडर और बिहार के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैंने इस वक्त आप लोगों को तकलीफ दी है एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए। अभी जो स्पेशल सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें संविधान का 128वां संशोधन हुआ है और उसमें महिला रिजर्वेशन बिल को पास किया गया है। महिला रिजर्वेशन बिल की पेशी और उसके बाद विवाद पर जहाँ तक देखा गया कि महिलाओं को हक दिया गया है, एमआईएम महिला को अधिकार देने के कतई खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पूरी दलील के साथ यह बात रखी कि साहब, चूँकि लोकतंत्र में और हमारे संविधान में इस बात की गुंजाइश है कि जो कमज़ोर तबके हैं उसको रिजर्वेशन देकर के मेन स्ट्रीम में लाया जाए। देश की 52 से लेकर इस वक्त तक पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो 600 से ज़्यादा महिलाएं जीत कर आई हैं, और उसमें मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व 3-4% से ज़्यादा नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये महिला रिजर्वेशन बिल को पेश किया जाता है और एक तिहाई बिल उनके हक में पास किया जाता है, तो जाहिर है कि सुखी संपन्न बड़े लोग, उनके बेटियां, उनकी बीवियां, उनकी पत्नियां, उनके घर की बेटियां जीत कर आ सकती हैं, लेकिन जो ओबीसीज के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनका सामाजिक स्तर इतना गिरा हुआ है कि बगैर रिजर्वेशन संभव नहीं है। और सचर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, गोपाल सिंह पैनल, तमाम तर कमेटियों की रिपोर्ट आई है कि मुस्लिमों में साक्षरता की दर कम है और मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता तो अत्यंत दयनीय है। मैं आपको बता रहा हूँ कि किशनगंज का इलाका, जो बिहार का या सीमांचल का इलाका देख लीजिए, 40-40 किलोमीटर पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं, तो हमारी बेटियों को पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। यहाँ गरीबी है, निरक्षरता है, पलायन है, सैलाब है। यही मामला देश के उन क्षेत्रों का है जहाँ माइनॉरिटी की आबादी रही है। माइनॉरिटी की आबादी को चूँकि पॉलिसी प्रोग्राम से बहुत काटा गया है, उसके नतीजे में गरीबी और अनपढ़ता उसके समाज में हावी है, इसलिए महिला को, मुस्लिम महिला को और ओबीसी महिला का रिजर्वेशन तय किया जाए। इस बात पर तो कुछ लोगों ने रस्मी तौर पर बात की, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुई कि इस बिल के खिलाफ वोट डाले। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और हमारे पार्टी के मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब ने इसके खिलाफ वोट डालकर इस बात का सबूत दिया कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो हकमारी होगी हमारी, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इस हकमारी के खिलाफ हमारे लोगों ने जो आवाज़ उठाई है, हम उसके लिए उनको मुबारकबाद देते हैं। साथ ही हम देश की सेकुलर पार्टियों के सामने भी एक सवाल करते हैं कि रस्मी तौर पर आपने ओबीसीज के रिजर्वेशन की बात तो कही, लेकिन माइनॉरिटी रिजर्वेशन की बात करने में आप क्यों शर्मा गए? लगता है इस वक्त कि कौन है सबसे बड़ा हिंदू। हिंदुत्व का कार्ड खेलने में सारी पार्टियां लगी हुई हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट सब लोग चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी के मसाइल की वकालत, उनके मसले के हल के लिए कोई लब नहीं खोलना चाहते हैं, चाहे जौन सी पार्टी हो। कांग्रेस एक जमाने तक लेती रही वोट हमारा, राजद का तो वहां मेंबर ही नहीं था। जदयू ने अपना कभी चेहरा दिखा दिया। समाजवादी के लोग भी नहीं बोल सके कि साहब मुसलमानों के लिए अलग से, मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन कीजिए। मुस्लिम महिलाओं की शैक्षणिक और राजनीतिक जो हालत है वो इस काबिल नहीं है कि अनरिजर्व सीट में वो जीत के आ सकें।
ये वकालत किसी ने नहीं की और संविधान में हमारी हकमारी हुई है। साथ ही फिर महिलाओं के साथ वहाँ एक नुकसान भी हुआ है कि वहीं राज्यसभा में और विधान परिषदों में ये बिल लागू नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? वहाँ भी होना चाहिए, लेकिन ये अपने मन के, चूंकि उसमें बड़ी पार्टियों के सत्ता में जो लोग हैं वो लोग नॉमिनेट करके भेजेंगे, इसलिए वो अपने मन के लोगों को भेजेंगे, तो वह महिलाओं को नहीं भेजेंगे। जनता चुनेगी तो रिजर्वेशन की बुनियाद पर महिलाओं को चुनेगी, लेकिन पार्टियों को जब नॉमिनेट करने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर ऐसे लोगों को अवसर नहीं देंगे। इसके माने ये सरकार दो तलवारी खेल खेलती है। एक तरफ महिलाओं की रिजर्वेशन की बात करती है, दूसरी तरफ महिलाओं की हकमारी भी करती है, और तीसरी तरफ समाज के जो पिछड़े लोग हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर बहुत ही दयनीय है, उनके लिए रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं करते हैं। इसलिए हम अपने पार्टी के लीडर को मुबारकबाद देते हैं और उन तमाम तर लोगों पर एक सवाल या निशान खड़ा करते हैं कि उन लोगों ने आखिर जबान क्यों नहीं खोली। ये बात जनता तक जानी चाहिए। हमारे यहाँ की मासूम और भोली भाली जनता ये चौराहे में आकर ये जमूड़े जो डुगडुगी बजाते हैं उन्हीं की बात समझ लेते हैं, लेकिन पार्लियामेंट और असेंबली में जहाँ देश की तकदीर का फैसला, जहाँ देश की तस्वीर को बदलने का फैसला, जहाँ क्षेत्र के विकास की योजनाएं बनती हैं, वहाँ इनका किरदार कितना दोरुखा किरदार है ये बताने की जरूरत है। इसी के लिए हमने इस प्रेस को आज आपको दावत दी है। भाई, बिल के समर्थन करने में हमको इनकार नहीं है। बिल की पेशी तो 2010 में और काफी लंबे समय से इसकी बात चल रही थी, लेकिन मामला यह है कि जब बिल पेश किया जाता हो तो वो चीजें जो इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर अब वहां पर नियमावली बनेगी, हक तय होगा, वहां पर इन लोगों ने जबान क्यों नहीं खोली। ये लोग जो कहते हैं कि माइनॉरिटी के हम चैंपियन हैं, हम इंसाफ के साथ करते हैं, हम सबके हक हकूक की बात करते हैं। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो उनका दोरुखा पॉलिसी है। वो सबका विकास, माइनॉरिटी और पिछड़ों का विनाश, वो विकास किया धीरू भाई अंबानी का और उस जैसे लोगों का, गरीबों का। नोटबंदी और कोरोना बंदी के नाम पर देश को तो उसने रसातल में पहुंचा दिया है। चाइना के सामने में सिकुड़ गया है 56 इंच का सीना, और देश में रुपए की जो कीमत घटी है और बेरोजगारी जो बढ़ी है वो सब देख रहे हैं। लेकिन मामला यह है कि माइनॉरिटी के साथ जब इंसाफ की बात आती है तो आखिर क्या वजह है कि माइनॉरिटी के ताल्लुक से सब लोग मुंह को सी लेते हैं। देखिए, मैं एक मुहावरा है, चोर को रोशनी से डर होता है। तो ये तमाम तर वो लोग जिन लोगों ने माइनॉरिटी की हकमारी की है, माइनॉरिटी का वोट लिया है, माइनॉरिटी को हिस्सा नहीं दिया है, ऐसे तमाम तर लोगों को डर है कि अगर लीडरशिप खड़ी हो गई, और खड़ी तो हो ही गई हमारी लीडरशिप, कौन रोक पाएगा कि ये अगर हमने इसको साझा किया तो ये अपने हक और हुकूक की बात करेंगे। मुस्लिम वोट को तो रखेल बनाकर रखना है, मुस्लिम वोट को आगे बढ़ने नहीं देना है। इसी वजह से ये लोग इस तरह की बात करते हैं। हमारा वोट सबको प्यारा है और हमारी सत्ते में साझेदारी किसी को प्यारी नहीं लगती है। पार्टी जो है वो एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर के तौर पर काम करती है, असेंबली के अंदर भी और असेंबली से बाहर भी। हम दाएं भी देखते हैं और बाएं भी देखते हैं। दाएं जब जहाँ पर हम बीजेपी की फिरका परस्ती को देखते हैं और उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, तो बाएं हम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को भी देखते हैं कि सेकुलर पार्टियां जब मजबूती के साथ सेकुलरिज्म की लड़ाई नहीं लड़ पाती हैं तो हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं। वो ये कहते हैं कि MIM का क्या रोल है, MIM की क्या हैसियत है सियासत में हिंदुस्तान में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर हैं, हम दोनों तरफ देखकर ये बात का फैसला करते हैं कि जहाँ एक तरफ बीजेपी की फिरका परस्ती को हम क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसी के साथ साथ हम सेकुलर पार्टियों, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उनके बारे में कहते हैं कि आप सेकुलरिज्म की लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ते। अभी यही महिला आरक्षण का मामला जब आया तो आपने असेंबली में आपने देखा होगा कि बहुत से लीडरों ने तकरीर कहा कि OBC को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और उसमें कुछ लीडरों ने यह भी कहा कि हाँ, उसमें जो है मुस्लिम महिला को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन जब वोट देने का वक्त आया तो वोट देने के वक्त वो पीछे हट गए। वोट देने के वक्त सिर्फ MIM की पार्टी खड़ी थी और सिर्फ MIM के 2 MP ने वोट दिया, बल्कि सारी पार्टियों ने जिन्होंने कहा कि यार OBC को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिन्होंने कहा कि हाँ मुस्लिम महिला को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वोट देने के वक्त उन्होंने जो है हमारा साथ नहीं दिया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की जो एक डिस्टिंक्ट, एक अलग जो पहचान है, उस पहचान को समझने की जरूरत है कि हम जो है दोनों तरफ पार्टियों को देखते हैं और उस हैसियत से हम अपने फैसले लेते हैं कि अगर सेकुलर पार्टियां मजबूती से नहीं लड़ पा रही हैं, अगर फिरका परस्ती के खिलाफ वो कमजोरी दिखला रही हैं, तो हम उन पर उंगली उठाते हैं। और जहां तक फिरका परस्त बीजेपी का मामला है तो बीजेपी के खिलाफ तो हम लड़ते ही हैं। हमें यहाँ पर भी, आपके किशनगंज में भी हमने लड़ाई लड़ी है। हमने जो है जो हमारे MP जब औरंगाबाद से जीत के आए महाराष्ट्र से, तो वहां भी बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। और जब हैदराबाद में हमारे MP जीतकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो वहां भी जो है हमारी लड़ाई वही जो है वो बीजेपी के साथ है। इसलिए बीजेपी की लड़ाई तो हमारे निरंतर जारी है और सारी जगहों पर हम बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हम तथाकथित सेकुलर पार्टियों को भी जो है आड़े लेते हैं और कहते हैं कि
आप सेकुलरिज्म की बात जब करते हैं तो मजबूती से बात कीजिए और उसकी लड़ाई लड़िए। आप धोखा नहीं दीजिए। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जब वोट देने का वक्त होता है तो पीछे हट जाते हैं, सिर्फ भाषण में और तकरीर में बात करते हैं। यही बात हम चाहते हैं कि अपने समाज बंधु जो है हमारी इस बात को, हमारी पार्टी के इस रोल को उजागर करें और बताएं कि MIM आखिर चाहती क्या है इस देश में। देखिए, ये मामला तो अभी नहीं हुआ है। अभी आप इंडिया जो गठबंधन जो बन रहा है अभी तो मुस्तकिल तौर पर बना भी नहीं है। अभी देख रहे हैं कि मैं आज ही देख रहा हूँ, पेपर में आया है कि मध्य प्रदेश के इलेक्शंस में जहाँ कांग्रेस लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश के सारे सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो कहाँ इंडिया गठबंधन है? इंडिया गठबंधन का मतलब ये था कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के अंदर है वो इलेक्शन न लड़ती, लेकिन आम आदमी पार्टी सारे सीटों पर मध्य प्रदेश से इलेक्शन लड़ रही है। तो इसीलिए, और शायद समाजवादी पार्टी भी वहाँ पर इलेक्शन लड़े, तो समाजवादी पार्टी हो सकता है राजस्थान के अंदर भी इलेक्शन लड़े। तो इस तरह से भी कहना मुश्किल है कि इंडिया गठबंधन बन चुका है। अभी इंडिया गठबंधन बनने के रास्ते पर जरूर है, लेकिन अभी बंगाल में क्या होगा? बंगाल में तो कांग्रेस और CPM जो है वो गठबंधन के जो भागीदारी हैं वो ममता के जो है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। या आप केरला में चले जाएं तो केरला में CPM और कांग्रेस आमने सामने है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि गठबंधन बन चुका है? इसीलिए अब ये कहना कि कौन मजबूत और कौन कमजोर है, जब गठबंधन बन जाएगा, जब एक प्लेटफॉर्म पर ये आ जाएंगे, जब इलेक्शन लड़ेंगे सारे देश में ये बीजेपी के खिलाफ, तब हम कह सकते हैं क्या किसकी क्या पोजीशन रहेगी। मतलब सहमति नहीं बनेगी? नहीं, हम लगता तो ऐसा ही है। असहमति बन जाए तो अच्छी बात है। देखिए, हम नहीं चाहते कि सेकुलर पार्टियां आपस में जो है वो अलग अलग लड़ें और आपस में लड़ती रहे। हम भी चाहते हैं कि सेकुलर पार्टियां जो है इकट्ठे आए और बीजेपी का मुकाबला करें, लेकिन जैसे जो शवाहिद है चीन रही है, नजर तो नहीं आ रहा है कि वो इकट्ठे हो रहे हैं। अभी भी आपस में सर फुटबॉल जारी है और पता नहीं आगे क्या होगा। अब बिहार में ही देख लीजिए, अब बिहार में ये इन्होंने कहा था कि हम सीटों का बंटवारा कर लेंगे इस महीने के आखिर तक, लेकिन जदयू की बात कुछ हो रही है, राजद कुछ कर रहा है। कांग्रेस ने जो अभी पिछले दिनों जो है कहा गया कि साहब यहाँ की सरकार में कांग्रेस वालों को उन्होंने कह दिया कि नहीं कोई आगे जाएंगे। तो कांग्रेस ने ये कहा कि हम जानते हैं कि कैसे जो है हम काम करवाते हैं। तो अभी तो यहाँ पर भी द्वंद्व चल रहा है, बिहार के अंदर भी द्वंद्व आपके गठबंधन के अंदर है। कांग्रेस, राजद और आपकी जो है माले या CPI और CPM और दूसरी पार्टियां जो है एक साथ इलेक्शन लड़ेंगी। सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कौन कौन सी सीटों पर लड़ेगा, कौन कौन सी सीट छोड़ेगा, तो वो सारी बातें अभी जो है तय नहीं हुई हैं। जब तय होंगी तब ये सवाल आप जो आपसे करेंगे उसका हम जवाब देंगे।